नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कांग्रेस की किस्मत प्रियंका गांधी बदल पाएंगी या नहीं, ये तो वक्त की बात है, लेकिन प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दोबारा से जिंदा करने के लिए तैयारी कर ली है। लखनऊ दौरे पर प्रियंका गांधी अपने कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रही हैं। पार्टी के अभियान को लेकर कांग्रेस का पूरा प्लान क्या है, ये समझिए जरा। प्रियंका का मिशन यूपी। लखनऊ में प्रियंका ने खींची कमान। पदाधिकारियों के साथ चुनावी मंथन। पार्टी अभियानों पर प्रियंका नीति। चुनौतियों का अंबार, कांग्रेस पाएगी पार। यूपी विधानसभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में एक के बाद एक कई सम्मेलन और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अपनी खोई हुई जमीन की तलाश करने में जुटी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को यूपी के रण में उतार दिया है। लखनऊ में प्रियंका का सांगठनिक बैठकों का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका ने संगठन निर्माण और पार्टी के अभियान को लेकर अहम चर्चा हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने एक एक पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया। प्रियंका का मिशन यूपी, जोनवार संगठन की अहम बैठक। विधानसभा चुनाव संगठन निर्माण पर मंथन। पार्टी के अभियानों पर प्रियंका की नजर। पदाधिकारियों की रिपोर्ट और फीडबैक पर चर्चा। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में प्रियंका गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में पार्टी के आगामी अभियान का खाका तैयार किया। कांग्रेस अपनी प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए जन जन तक अपने संकल्प को लेकर जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। प्रियंका गांधी का 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा है। वो लखनऊ में आज बैठक की है पार्टी कार्यालय पर। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हमारे साथ मौजूद हैं। लल्लू जी, क्या रहा आज, जिस तरह प्रियंका गांधी आज पार्टी कार्यालय में बैठक हुई है, बैठक में क्या क्या चीजें? देखिए, स्ट्रेटजी और प्लानिंग कमेटी जो उन्होंने बनाया है उसकी आज उन्होंने बैठक ली और उन्होंने तय किया आज सभी सीनियर लीडरों से बातचीत के उपरांत कि कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा पूरे प्रदेश के लगभग 12,000 किलोमीटर तक कांग्रेस पार्टी निकालेगी और उसमें जो हमारा स्लोगन होगा कि हम वचन निभाएंगे। ये सभी जनपदों में घूमते हुए विधानसभाओं में यह यात्रा जाएगी और निश्चित तौर से एक नया आगाज आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी के निर्देश पर कार्य करने का काम करेगी। बिल्कुल, ये जो प्रतिज्ञा यात्रा है ये कब से शुरू होगी? देखिए, अभी इसके बारे में बैठकें चल रही हैं और जल्दी ही निर्णय जो ले लिया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रतिज्ञा यात्रा अभियान को लेकर विपक्ष ने जमकर तंज कसा है। प्रियंका गांधी जी डंका बजाना चाहती हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें 2017 का जो इतिहास है अपने बड़े भाई राहुल गांधी जी का, उसको देखना चाहिए। राहुल गांधी जी बड़े इरादे से आए थे उत्तर प्रदेश में, खास खाट सब कर रहे थे। क्या हुआ? बाद में उन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन भी किया। कुल मिला के 54 सीटें आई और पूरी खाट खड़ी हो गई। राहुल गांधी जी का पूरा करियर बर्बाद हो गया। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को बहुत कुछ दिखना नहीं चाहिए सड़कों पर, क्योंकि अगर वो हारी इसके बावजूद भी तो दिल्ली के कांग्रेसी उनको बख्शने वाले नहीं है। उनका बहरहाल पिछले कुछ दशकों से यूपी में अपनी खोई हुई जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस के सामने बीजेपी और सपा की सियासी चुनौतियां भी सामने हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने यूपी की सियासत में चुनौतियों का पहाड़ है, जिस पर पार पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। लिहाजा कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रियंका गांधी का दूसरा दिन है जब वो कांग्रेस कार्यालय पर बैठक कर रही हैं। जोनवार पदाधिकारियों के साथ वो बैठक कर रही हैं। कल करीब 12 घंटे उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पर बैठक की। तमाम रणनीति है, चुनावी रणनीति है, जिन बारे में उन्होंने बात की और कार्यकर्ताओं से मिली, पदाधिकारियों से मिली। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस का जो जनाधार है वो खोया हुआ है, उसको वापस पाने के लिए लगातार प्रियंका गांधी कोशिशों में लगी हुई है और कार्यकर्ताओं से लगातार बात कर रही है। प्रियंका गांधी को आज व्यापारियों से मीटिंग करनी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से वो कैंसिल हो चुकी है। जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तो प्रियंका गांधी पूरी तरह से तैयार हैं कि आखिरकार कैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा किया जाए, कैसे कांग्रेस में जान फूकी जाए। उनका ये तमाम बैठकों का दौर और तमाम बातचीत का दौर कितना ये कहा जा सकता है कि कितना असरमंद होगा,
कितना फायदेमंद होगा ये तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी पार्टी पर है तो वो है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी ने पूरी ताकत भी झोंक दी है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की प्लानिंग हमेशा से अलग रही है। कई रणनीति के बीच एक और रणनीति की शुरुआत की गई, जिसका नाम है बूथ विजय अभियान। यह अभियान बीजेपी के लिए क्यों खास है, इसको समझने की कोशिश करिए जरा। बीजेपी का बूथ विजय अभियान, 22 से पहले हर बूथ फतेह प्लान, 27,000 से ज्यादा शक्ति केंद्रों पर ध्यान। जेपी नड्डा ने खुद संभाली है कमान। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने का दबाव है, इसलिए बीजेपी की मुहिम भी अलग ही दिख रही है। बीजेपी ने आज से एक खास अभियान की शुरुआत की है, जिसमें बीजेपी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर जमीनी स्तर की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि बूथ मजबूत करने पर बीजेपी का हमेशा ही ध्यान रहा है। बूथ विजय अभियान की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में बिगुल बज चुका है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कहीं न कहीं सभी ने अपनी रणनीति बनाकर मैदान में तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी भी कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस के साथ सत्ता में वापसी की जाए, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ विजय अभियान के साथ कहीं न कहीं अपने चुनावी कार्यक्रम का आगाज कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, उसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और साथ ही साथ यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। 27,700 शक्ति केंद्रों पर जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। इस अभियान के सहारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बूथ को मजबूत करने का मंत्र दिया। राज्य में विकास ने पुराने सारे पैमाने तोड़ दिए हैं, गुंडागर्दी को खत्म हुई है और जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति पर अंकुश लगा है। हमें बूथ से लेकर के यूथ तक को पार्टी के चुनाव अभियान से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने जो वायदे किए थे उसे अक्षरशः पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मिलेगा। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनना तय है। हमारी शक्ति हमारे बूथ के लाखों लाख कार्यकर्ता है। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष से समाधान की यात्रा से बनी। बूथ विजय अभियान में प्रदेश सरकार और संगठन से जुड़े सभी बड़े पदाधिकारी अपने अपने शक्ति केंद्रों पर मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अभियान में हैं। इसके साथ ही प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी अपने अपने शक्ति केंद्रों पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश के 5 से 6 बूथ को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाया हुआ है। खास है बूथ विजय अभियान। 20 सितंबर तक पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान, 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान, 19 सितंबर को योगी सरकार के 4.5 साल होने पर शक्ति केंद्रों पर चौपाल। केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। 20 सितंबर को सभी विधायक विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 26 सितंबर को पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों से। तो बूथ अभियान के जरिए जो तमाम बीजेपी के विकास के काम हैं उनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश है और ये अभियान अपने आप में बेहद खास है और देखना ये होगा हालांकि कि इस अभियान का असर कितना पड़ता है। वहीं बीजेपी के बूथ अभियान पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट पर लिखा है,
22 के चुनाव में सपा की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जन जागरण करेगी और सपा के सिद्धांतों और कामों के आधार पर जन जन का मन जीतकर हर बूथ पर जन मन विजय अभियान की सफलता भी सुनिश्चित करेगी। बीजेपी के बूथ अभियान पर सपा का ये तंज, जिसमें अखिलेश यादव ने ट्वीट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। हर बूथ पर यूथ का ऐलान, जन मन विजय अभियान। 22 के चुनाव में सपा की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जन जागरण करेगी। वह सपा के सिद्धांतों और कामों के आधार पर जन मन का मन जीतकर हर बूथ पर जन मन विजय अभियान की सफलता भी सुनिश्चित करेगी। उत्तर प्रदेश की जागृत जनता लोकतांत्रिक क्रांति लाएगी, ये ट्वीट किया है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी होगी। आरएलडी ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। अपने घोषणा पत्र को रालोद ने लोक संकल्प 2022 का नाम दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जयंत के कंधों पर जिम्मेदारी, चुनाव की तैयारी। घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी आरएलडी। ग्राम प्रधानों से जयंत चौधरी ने मांगी राय। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी होगी। इससे पहले अजीत चौधरी की देखरेख में जयंत चौधरी पार्टी के लिए काम करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद से पार्टी की सारी जिम्मेदारी जयंत चौधरी पर आ गई। इसी जिम्मेदारी के साथ अब नई चुनौतियां भी सामने हैं। आरएलडी पश्चिमी यूपी की सियासत में मजबूत पकड़ रखती है, लिहाजा विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलडी ने चुनावी खाका तैयार कर लिया है। आरएलडी ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। अपने घोषणा पत्र को रालोद ने लोक संकल्प 2022 का नाम दिया है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अन्य नेताओं के साथ घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। इसके लिए जयंत चौधरी ग्राम पंचायत के प्रधानों को पत्र लिखकर उनकी राय भी मांगी है। राष्ट्रीय लोकदल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जयंती के दिन अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसके लिए राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने लोक संकल्प 2022 का नाम दिया है। और लोक संकल्प 2022 की जो हमारी कमेटी है, पूरे प्रदेश में पुलिस के अधिकारियों से, कर्मचारियों से और आपका डॉक्टरों से और सामाजिक हर क्षेत्र में अपनी राय ले रही है, जिसके चलते जयंत चौधरी जी 2 अक्टूबर के दिन पूरे प्रदेश के प्रधानों को एक पत्र जारी करेंगे और जिसमें हम अपने मैनिफेस्टो के लिए उनसे सुझाव हमने मांगे हैं और हमें उम्मीद है कि पूरे प्रदेश से, पूरे देश से हमें सुझाव मिलेंगे और उसी आधार पर हम मुद्दे तय करेंगे और हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी 31 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जयंत चौधरी 58,189 ग्राम प्रधानों को पत्र लिखेंगे और घोषणा पत्र के लिए उनकी राय लेंगे। इसके अलावा 2 अक्टूबर को आरएलडी 5 लाख लोगों के घर घोषणा पत्र पर सर्वेक्षण कराएगी। इस दौरान जनता से सीधे सुझाव लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राष्ट्रीय पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अहम भूमिका निभाने वाली राष्ट्रीय लोकदल भी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल 31 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस घोषणा पत्र से पहले राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, वो सभी गणमान्य लोगों, बुद्धिजीवी लोगों से अपनी राय ले रहे हैं कि किस तरह से घोषणा पत्र में घोषणाएं रखी जाएं और उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरह राष्ट्रीय लोकदल अपनी छाप छोड़ पाएगी, किस तरह का धमाल मचा पाएगी, वो तो चुनाव में ही पता चल पाएगा। जयंत चौधरी वैसे तो लंबे समय से सियासी मैदान में हैं और किसान राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मौजूदा माहौल में विधानसभा चुनाव 2022 का सफर जयंत चौधरी के लिए आसान नहीं होने वाला है। पार्टी को साथ लेकर चलना और अधिक मजबूत बनाना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। देखिए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐतिहासिक परिसर में आयोजित इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मौजूद रहे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एनवी रमना भी शामिल हुए। जिन परियोजनाओं का राष्ट्रपति ने शिलान्यास किया है उसे 640.37 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। यहां पर उन्होंने 640.37 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मल्टी लेवल पार्किंग, अधिवक्ता चैम्बर और इसके साथ ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की आधारशिला उन्होंने यहां पर रखी है। अधिवक्ताओं को यह एक बड़ा तोहफा मिला है, जिससे जाम की समस्या से बड़ा निजात मिलेगा और अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बर भी मुहैया हो सकेंगे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 1925 में भारत की पहली महिला वकील का पंजीकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही हुआ था। महिलाओं में हर तरह के लोगों को न्याय देने की क्षमता होती है। सही मायने में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब न्यायपालिका में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। अभी 12% से भी कम इनकी संख्या है। इनकी संख्या को बढ़ाना होगा और आने वाले समय में ये संभव होगा कि महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। पिछले महीने ही हम सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का एक नया इतिहास रचा गया। मैंने उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। आज उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक संख्या है। इन नियुक्तियों में भविष्य में एक महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। सामान्यतया महिलाओं में न्याय प्रकृति का अंश अधिकतम होता है, भले ही इसके कुछ अपवाद भी होते हों। उनमें हर किसी को न्याय देने की प्रवृत्ति, मानसिकता व संस्कार होते हैं। मायका हो, ससुराल हो, पति हो, संतान हो, कामकाजी महिलाएं सबके बीच संतुलन बनाते हुए भी अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के उदाहरण प्रस्तुत करती है। सही मायने में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब अन्य क्षेत्रों सहित देश की न्याय व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आज उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को मिलाकर महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या 12% से भी कम है। यदि हम अपने संविधान के समावेशी आदर्शों को प्राप्त करना है तो न्यायपालिका में भी महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना ही होगा। दरअसल विधि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा 18 साल पहले 8 जनवरी 2003 को हुई थी, लेकिन योगी सरकार में 18 साल बाद यह कार्य पूर्ण होने जा रहा है। जिस दौरान इसका ऐलान किया गया था उस दौरान भी प्रदेश बीजेपी और बसपा की संयुक्त सरकार थी। यह विधि विश्वविद्यालय 25 एकड़ में बनकर तैयार होगा। ठीक बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी की तर्ज पर इसे खोला जाएगा। इसमें हर वो सुविधा दी जाएगी जो पहले से संचालित विश्वविद्यालय में दी जा रही है। अब प्रदेश के छात्रों को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए दूसरे महानगरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की आधारशिला रखेंगे। इसमें अधिवक्ताओं के लिए लगभग 2600 चैम्बर बनेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए 600 करोड़ की धनराशि भी रिलीज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।